जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में टोटल 450 प्लस आर्टिकल हैं। वैसे तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन उसके सब आर्टिकल को मिलाकर 450 प्लस हो जाएंगे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इनमें से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल को कवर करेंगे। दोस्तों, हम बात करें भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसे आपको ऐसे समझना है कि भारतीय संविधान एक बुक यानी किताब है। और हम जब इसके कवर पेज को खोलेंगे तो इसमें जो इसका पहला पृष्ठ होगा उसे हम उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। दोस्तों, मैं जैसे जैसे आप सभी को बता रहा हूँ वैसे ही बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते जाना है, और उसके बाद जब हम इस वीडियो की भूमिका बना लेंगे तो आर्टिकल आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो आपको बस मेरे साथ बने रहना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया गया कि इसके हम अगर पहले पृष्ठ को खोलें तो उसे हम उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। आप कोई भी किताब उठाएंगे और उसके पहले पृष्ठ में देखेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना या उद्देशिका रहता है, और उसमें आपको बुक से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है कि इस बुक में क्या लिखा गया है और इसका उद्देश्य क्या है। और आगे हम सब जब देखते हैं तो इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने एक्सरसाइज हैं, यह सभी बुक में लिखा रहता है। और दोस्तों, वही हमारा संविधान भी है। हमारे मूल संविधान में कुल 22 भाग यानी इसे आप चैप्टर के तौर पर देख सकते हैं, और 395 अनुच्छेद, मतलब इसे आप एक्सरसाइज के तौर पर समझ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक्सरसाइज समझा देता हूं कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक्सरसाइज भी होता है, जैसे 1.2, 3.2, 4.8, और ऐसे ही भारतीय संविधान को चैप्टर के तौर पर आप समझ सकते हैं, जिसे हम लोग भाग कहते हैं, उसे 22 भागों में बांटा गया है। तो अब हम अपने संविधान की बात करें तो दोस्तों, भारत के संविधान में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आप सभी से मूल संविधान से पूछे जाते हैं कि जब 26 जनवरी वर्ष 1950 ईस्वी में पूरे भारत में संविधान को लागू किया गया था तो उस मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी। तो आप सभी को याद रखना है कि भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और अगर हम बात करें भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि भारत का संविधान 29 नवंबर सन 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। यह आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो वह 29 नवंबर सन 1949 ईस्वी को किया गया था। अब दोस्तों, हम अपने पहले चैप्टर यानी भाग 1 पर आ गए हैं, और इस चैप्टर यानी भाग का नाम है संघ और उसका राज क्षेत्र। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? संघ और उसका राज क्षेत्र। दोस्तों, संघ और राज क्षेत्र के बारे में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में वर्णन है। तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में बताता है, और इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का वर्णन है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी आर्टिकल हम पढ़ेंगे वह आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ऐसे आर्टिकल्स नहीं पढ़ना है कि जो आपके एग्जाम में ना पूछा जाए। दोस्तों, वैसे तो भारतीय संविधान में 450 से प्लस आर्टिकल्स हैं, तो अगर आपने याद करने की कोशिश भी की तो आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने महत्वपूर्ण आर्टिकल्स याद कर लिए तो आपके क्वेश्चंस यहीं से फंसेंगे। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वह आप सभी को इसमें से याद कर लेना है। तो बात करें हम पहले भाग की, तो इसका आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम अगर बात करें आर्टिकल 1 की, तो आर्टिकल 1 में संघ का नाम और उसका राज क्षेत्र दिया गया है। और दोस्तों, इसी अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और हम अगर तीसरे अनुच्छेद की बात करें तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन इस आर्टिकल में बताया गया है। तो आपका आर्टिकल 3 यह कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। अब दोस्तों, हम भारतीय संविधान के भाग 2 यानी जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं कि चैप्टर 2 की बात की जाए तो इस चैप्टर को नाम दिया गया है नागरिकता। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, और इसके आर्टिकल की बात की जाए तो नागरिकता का वर्णन आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में किया गया है।
तो भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और इसका वर्णन आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक किया गया है। यह आप सभी को दूसरे भाग से याद रखना है। तो वैसे इसमें बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो नहीं है, फिर भी आप सभी को याद रखना है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान जो किया गया है वह एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और अगर हम बात करें भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो दोस्तों कुल 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसमें से आपका पहला हो जाएगा जन्म से, दूसरा हो जाएगा वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, तीसरा हो जाएगा देशीकरण द्वारा नागरिकता, चौथा हो जाएगा पंजीकरण द्वारा नागरिकता, हो जाएगा भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। तो नागरिकता से संबंधित इतने फैक्ट्स आप सभी को याद रखना है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। अब दोस्तों हम भारतीय संविधान के भाग 3 यानी अपने चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और अगर इसके आर्टिकल की बात की जाए तो इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है। और दोस्तों अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान का भाग 3, इसे हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत भारत के संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार हमें 6 प्रकार के प्रदान किए गए हैं। तो आप सभी को यह भी याद रखना है कि जो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार हैं उनमें से आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो हो जाएगा वह हो जाएगा समता या समानता का अधिकार, और उसके बाद आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 23 और 24 की, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। और हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में इसका वर्णन किया गया है। और हमारा जो 5वां मौलिक अधिकार है वह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसके अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक में इसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों हमारा जो लास्ट है वह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 6वां जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका जो वर्णन किया गया है वह आर्टिकल 32 में किया गया है। अब इन आर्टिकल को अगर हम विस्तार से समझे तो आप सभी को सबसे पहले याद रखना है कि आर्टिकल 14, दोस्तों अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की तो इसमें कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है, यह आप सभी को याद रखना है। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हो जाएगा 16, और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हम तीसरे आर्टिकल की बात करें अपने तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा आर्टिकल 17, इसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों यह भी आप सभी को याद रखना है। और दोस्तों एक और आर्टिकल है 18, यह भी आप सभी को याद रखना है। और दोस्तों आर्टिकल 18 के द्वारा ही उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये जो 4 आर्टिकल मैंने आपको बताए हैं यह भाग 3 के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के जो समानता या समता का अधिकार है इसके अंतर्गत आर्टिकल आते हैं। अब दोस्तों हम जो अपना अगला आर्टिकल पढ़ेंगे वह हो जाएगा 19, और दोस्तों यह जो 19 है यानी जो आर्टिकल 19 है यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि हमारे संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसमें से दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में इसका वर्णन है। अब हम अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। और दोस्तों अगर हम बात करें 19A की तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, और इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को रखा गया है। तो इतना आप सभी को आर्टिकल 19 के बारे में याद रखना है। अब हमारा जो अगला आर्टिकल है वह है आर्टिकल 21, और इसमें दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात की गई है। दोस्तों हमारा जो अगला आर्टिकल है वह आप सभी के लिए बेहद ही खास है। यह जो हमारा आर्टिकल है वह है 21 का A, और इसमें प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। दोस्तों हम बात करें अगर आर्टिकल 21A की तो इसमें यह बताया गया है कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। दोस्तों यह आर्टिकल मूल संविधान में नहीं था, इस आर्टिकल को 86th अमेंडमेंट एक्ट यानी 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में करके इस आर्टिकल को 21A में मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। तो यह भी आप सभी को याद रखना है।
दोस्तों हम अपने अगले आर्टिकल की बात करें तो हमारा अगला आर्टिकल हो जाएगा 25 और इसमें अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रसार प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में बताई गई है। और दोस्तों यह जो हमारा आर्टिकल 25 है, यह हमारे मौलिक अधिकारों में से जो चौथा मौलिक अधिकार है, जिसे हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत आता है। अब हम अपने अगले आर्टिकल की बात करें तो हमारा अगला आर्टिकल हो जाएगा 30 और इसमें अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यह भी आप सभी को याद रखना है। और दोस्तों इस आर्टिकल की बात की जाए, यानी आर्टिकल 30 की बात की जाए, तो यह हमारे मौलिक अधिकारों के जो पांचवा मौलिक अधिकार है, जिसे हम लोग संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के रूप में जानते हैं, उसके अंतर्गत आता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 32 और दोस्तों इसमें यह बात की गई है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट सहित अन्य उपचार की बात की गई है। दोस्तों यह आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है और इस आर्टिकल को संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों इतना आप सभी को मौलिक अधिकार के बारे में याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्र यार दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। अब हम अपने अगले चैप्टर की तरफ चलें तो हमारा अगला चैप्टर हो जाएगा भाग 4। दोस्तों हम बात करें अगर भाग 4 की तो इसे नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना जाता है और इसमें आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो हमारा भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का वर्णन किया गया है। दोस्तों हम बात करें अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की तो इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है, यानी कि जो हमारे संविधान का भाग 4 है और इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना जाता है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और दोस्तों इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। और अगर हम इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो इसका पहला महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाएगा 38। इसमें राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा, यह बताया गया है। तो आर्टिकल 38 से आप सभी को यह याद रखना है। दोस्तों हम अपने अगले अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात करें तो हमारा अगला आर्टिकल हो जाएगा 40 और इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात की गई है। तो यह भी आर्टिकल आप सभी को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों भाग 4 के अंतर्गत हम अपने अगले आर्टिकल की बात करें तो हमारा अगला आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 44 और इसमें नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, यानी दोस्तों इसे हम सभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला आर्टिकल है वह है 45 और इसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब आगे हम बात करें अपने अगले आर्टिकल की तो हमारा अगला आर्टिकल 46 हो जाएगा और इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के बढ़ावा की बात की गई है। तो आर्टिकल 46 में आपको यह याद रखना है। अब हमारा अगला आर्टिकल है 50 और इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाने के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण की बात आर्टिकल 50 में की गई है। अब दोस्तों हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसका जो आखिरी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है आर्टिकल 51 और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना बताया गया है। तो आर्टिकल 50 से आप सभी को यह याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा चौथा चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम अपने अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे और हमारा अगला चैप्टर होगा भाग 4A और दोस्तों इसे हम सभी मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं और इसके आर्टिकल की बात की जाए तो इसका आर्टिकल 51A हो जाएगा। दोस्तों भाग 4A आर्टिकल 51A इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। बात करें अगर हम मौलिक कर्तव्य की तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य के जोड़ा गया, यह आप सभी को याद रखना है। और अगर बात की जाए कि यह जो अनुच्छेद है यह कहाँ से लिया गया था तो यह रूस के संविधान से लिया गया था और इसे आर्टिकल 51A के तहत रखा गया था। तो इतना आप सभी को आर्टिकल 51A के बारे में याद रखना है। अब दोस्तों हमारा अगला चैप्टर यानी भाग 5 है और इसे नाम दिया गया है संघ। तो हमारा पांचवा भाग कौन सा है? संघ है। दोस्तों हमारे भाग 5 में
संघ के बारे में बताया गया है। और इसके आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक में संघ के बारे में बताया गया है। दोस्तों हम बात करें अगर भाग 5 की, तो सबसे पहले आप सभी को याद रखना है आर्टिकल 52। यहाँ पर आर्टिकल 52 को मैंने स्किप कर दिया था कुछ कारणवश, या हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ। तो आप सभी को याद रखना है कि भारतीय संविधान का भाग 5, जिसे हम लोग संघ के नाम से जानते हैं, इसका वर्णन 52 से लेकर 151 तक किया गया है। उसका आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? वह बताता है आर्टिकल 52। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा आर्टिकल है वह है आर्टिकल 61। इसमें राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की बात की गई है कि आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। अब दोस्तों भाग 5 के अंतर्गत जो हमारा अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है 72। और इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान आर्टिकल 72 में किया गया है। अब दोस्तों हमारा अगला आर्टिकल है 74 और यह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और इसका वर्णन आर्टिकल 74 में किया गया है। दोस्तों हमारा जो अगला आर्टिकल महत्वपूर्ण है वह है आर्टिकल 76 और इसमें भारत के महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। दोस्तों हमारे अगले आर्टिकल में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य और राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए यह आर्टिकल 78 में बताया गया है। तो हमारा जो अगला आर्टिकल महत्वपूर्ण है वह है 79। आप सभी को याद रखना है कि आर्टिकल 79 में भारत में संसद के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान में संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है। और हमारा जो अगला आर्टिकल है वह है आर्टिकल 80। और हम बात करें अगर आर्टिकल 80 की, तो इसमें राज्यसभा का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 80 राज्यसभा से संबंधित है। और हमारा जो अगला आर्टिकल महत्वपूर्ण है वह है आर्टिकल 81 और इसमें लोकसभा के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इन 3 आर्टिकल को भी आप सभी को याद रखना है, यह भी आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब जो हमारा अगला आर्टिकल महत्वपूर्ण है वह हो जाएगा आर्टिकल 110 यानी कि आर्टिकल 110। और आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। तो आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 112 की बात की जाए तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की बात की गई है। तो बजट आर्टिकल 112 से संबंधित है। हमारा जो अगला आर्टिकल महत्वपूर्ण है वह हो जाएगा आर्टिकल 123। और दोस्तों यह जो आर्टिकल है इसमें संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 में किया गया है। अब दोस्तों हमारा जो अगला आर्टिकल महत्वपूर्ण है वह हो जाएगा 124। दोस्तों अगर हम बात करें आर्टिकल 124 की, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान आर्टिकल 124 के अंतर्गत किए गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल में है? वह आर्टिकल 124 के अंतर्गत है। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि वर्तमान में भारतीय सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है और इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। दोस्तों ये जो मैं आर्टिकल आप सभी को बता रहा हूँ, अभी तक आपका जो भाग 5 था और इस भाग का नाम था संघ, उसी के अंतर्गत बता रहा हूँ। अब हमारा जो अगला आर्टिकल महत्वपूर्ण है, दोस्तों हम बात करें अगर आर्टिकल 143 की, तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। वह आर्टिकल 143 के अंतर्गत दी गई है। हमारा अगला आर्टिकल जो महत्वपूर्ण है वह है 148 और दोस्तों इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 5वां भाग भी संपन्न हुआ। अब हम अपने अगले भाग पर चलते हैं और इस भाग को नाम दिया गया है राज्य। और इस भाग की बात की जाए तो यह भाग हो जाएगा 6। और इसके आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक इस भाग के आर्टिकल की व्याख्या की गई है। तो हमारा 6वां भाग कौन सा है? वह है राज्य और इसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों हम भाग 6 की बात करें तो इसका जो प्रमुख आर्टिकल हो जाएगा वह होगा हमारा पहला आर्टिकल 155। और इसकी बात की जाए तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। दोस्तों हमारा जो 6वां भाग है इसमें अब हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे और राज्य का जो सर्वोच्च मुखिया होता है वह होता है राज्यपाल। तो हमारा आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि राज्य का राज्यपाल पद ग्रहण करता है
तो वह किसके सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। अब हमारा इस भाग के अंतर्गत जो अगला प्रमुख अनुच्छेद है वह हो जाएगा 161 और इसमें क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, हम जब भाग 5 में थे और संघ में बात कर रहे थे राष्ट्रपति की, तो आर्टिकल 72 में यह बताया गया था कि राष्ट्रपति क्षमादान आर्टिकल 72 के अंतर्गत करता है। और अब हम अपने आ गए हैं राज्य में, जो कि हमारा भाग 6 है। तो इसमें आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल क्षमा करने की शक्ति प्राप्त करता है। दोस्तों, मैं आप सभी को एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप सभी को संघ और राज्य के जो भी आर्टिकल हैं वह याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। दोस्तों, हम बात करें अगर संघ में, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति की बात की गई है और यहाँ पर राज्य में बात की गई है आर्टिकल 161 में। तो अगर इसमें हम 89 प्लस करें तो आ जाएगा 161। तो दोस्तों, इसे आप सभी को ऐसे याद रखना है कि जो संघ आर्टिकल होगा उसमें अगर हम 89 या 90 जोड़ दें तो वह राज्य में होगा। दोस्तों, अब इसके अन्य एग्जाम्पल देखें तो हो जाएगा हमारा संघ के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है आर्टिकल 124 के अंतर्गत। और हम भाग 6 में राज्य में अगर देखें तो राज्य में उच्च न्यायालय की बात की गई है, और उस आर्टिकल की बात की जाए तो 214 यानी कि आर्टिकल 214 के अंतर्गत राज्य में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आप सभी अनुच्छेद को याद कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो अगला आर्टिकल है वह है आर्टिकल 165 और इसमें राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। अब फिर से आप सभी को वही ट्रिक लगाना है। जब हम संघ में थे, यानी जब हम अपने भाग 5 में थे, तो उसमें आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की बात की गई थी, और अगर इसमें हम 89 प्लस कर दें तो आर्टिकल 165 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। तो इसे आप सभी ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब दोस्तों, आगे हम सभी बात करें अगले महत्वपूर्ण आर्टिकल की, तो हमारा अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाएगा 167 और इसमें राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है। दोस्तों, हमारा अगला आर्टिकल है 168 और इसमें राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था की बात की गई है। अब हमारा जो अगला आर्टिकल है वह आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अगला आर्टिकल है 169 और इसमें राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन से संबंधित बात की गई है। दोस्तों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। अब हम अपने अगले अनुच्छेद की तरफ चलें तो हमारा अगला अनुच्छेद हो जाएगा 170 और इसमें राज्यों में विधानसभाओं की संरचना की बात की गई है। आर्टिकल 171 की बात की जाए तो राज्यों में विधान परिषदों की संरचना की बात की गई है। दोस्तों, अब हमारा जो अगला अनुच्छेद है वह है आर्टिकल 200 और इसमें राज्यपाल द्वारा विल की स्वीकृति की बात की गई है। आर्टिकल 202 की बात की जाए तो राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य का बजट आर्टिकल 202 में बताया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप सभी संघ यानी भाग 5 में 90 या 89 अगर प्लस करते हैं तो उसके बाद वही राज्य में होगा। तो हमारे संघ के अंतर्गत जो बजट बताया गया था वह आर्टिकल 112 में बताया गया था, और इसमें हम जब 90 प्लस कर देंगे तो 202 में राज्य के बजट के बारे में बताया गया है। हमारा अगला अनुच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा 210 और दोस्तों, हमारे अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है कि राज्य कौन सी भाषा इस्तेमाल करेगा। इन सभी का प्रावधान आर्टिकल 210 में किया गया है। दोस्तों, हमारा अगला आर्टिकल हो जाएगा 214 और आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, मैंने जो आप सभी को ट्रिक बताया है वह सिर्फ संघ और राज्य में चलेंगे। आप सभी को सभी जगह वह ट्रिक नहीं यूज करना है। अब हमारा इस भाग का जो आखिरी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 226 और इसमें उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इतने आर्टिकल आप सभी को भाग 6 से याद करने हैं। और दोस्तों, इसमें जितने भी आर्टिकल हैं वह आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही खास है। तो इन आर्टिकल को आप सभी याद कर लीजिए। दोस्तों, हमारा जो अब अगला चैप्टर है यानी भाग है वह है 8 और इसके अगर नाम की बात की जाए तो हमारा भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके आर्टिकल की बात की जाए आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक आर्टिकल 8 का वर्णन किया गया है। और इसका जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वह है आर्टिकल 239A और इस आर्टिकल में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। तो भाग 8 से आप सभी को इस आर्टिकल को याद रखना है। दोस्तों, हमारा अगला भाग यानी चैप्टर है भाग 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस भाग के नाम की बात करें तो इस भाग का नाम हो जाएगा पंचायत।
दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 और 243A से लेकर O तक में इसका वर्णन किया गया है। तो हमारा भाग 9 का नाम क्या है? वह है पंचायत। और इसके आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 243 और 243A से लेकर O तक में इसका वर्णन किया गया है। अब दोस्तों आगे हम सभी जो इसके महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं वह याद रखेंगे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वह हो जाएगा 243B। इसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 243B में पंचायतों के गठन की बात की गई है और यह चैप्टर 9 के अंतर्गत आता है। अब हमारा जो अगला आर्टिकल महत्वपूर्ण है वह है 243C और इसमें पंचायतों की संरचना की बात की गई है। तो भाग 9 से आप सभी को इतने आर्टिकल याद रखने हैं। दोस्तों हमारा भाग 10 बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो आप सभी को उसे स्किप करना है। दोस्तों हम बात करें अगर भाग 10 की तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में इस भाग में वर्णन किया गया है। अब हमारा जो अगला महत्वपूर्ण भाग है वह है भाग 11। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक में इसका वर्णन किया गया है। और इस भाग के नाम की बात की जाए तो इस भाग का नाम हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध। इस भाग का नाम क्या हो जाएगा? संघ और राज्यों के बीच संबंध। और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक में इसका वर्णन किया गया है। और इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात की जाए तो आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद को शक्ति इस आर्टिकल के अंतर्गत प्रदान किया गया है। दोस्तों अब हमारा अगला चैप्टर है जिसे हम लोग भाग 12 के नाम से जानेंगे। और इस भाग की बात की जाए तो इसका नाम हो जाएगा वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद। यानी दोस्तों यह वित्त से संबंधित है। और इसके आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक में इसका वर्णन है। दोस्तों भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाय और वाद से संबंधित आर्टिकल हैं। अब इसके महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 280 इसमें वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई है। इस भाग के अंतर्गत जो हमारा अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है आर्टिकल 300A। इसमें विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी संपत्ति के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 300A में किया गया है। दोस्तों हमारा अगला भाग है भाग 14 और इसके आर्टिकल की बात की जाए आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक में इसका वर्णन किया गया है। अब इसके महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करें तो इसका महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाएगा 311 और इसमें संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी या बर्खास्तगी की बात की गई है। दोस्तों हमारा जो अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इस भाग में वह है आर्टिकल 312 और इसमें अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। हम अपने अगले आर्टिकल की बात करें तो हमारा अगला आर्टिकल हो जाएगा 315 और इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई है। तो इतना आप सभी को भाग 14 से याद रखना है। अब दोस्तों हम बात करें अपने अगले भाग की तो हमारा अगला भाग हो जाएगा भाग 15 और इसमें निर्वाचन से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं वह बताए गए हैं। तो निर्वाचन से संबंधित जो हमारा भाग हो जाएगा वह हो जाएगा भाग 15 और इसके आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। तो इतना आप सभी को भाग 15 के बारे में याद रखना है। दोस्तों हमारा अगला भाग है भाग 16 और इसके नाम की बात की जाए जो हमारा भाग 16 है इसका नाम क्या है तो इसका नाम हो जाएगा कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। और इसके आर्टिकल की बात की जाए तो इसका आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक हो जाएगा। अब इसके जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वह हमें याद रखना है। इसका एक ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है वह है आर्टिकल 330 और 330 की बात की जाए तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण आर्टिकल 330 में बताया गया है। दोस्तों हमारा अगला भाग है भाग 18 और इसमें आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। तो हमारा 18 भाग कौन सा है? आपात उपबंध से संबंधित है। और इसके आर्टिकल की बात की जाए आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक में आपात उपबंध की बात की गई है। अब इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद 3 है। इसका जो पहला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है आर्टिकल 352। दोस्तों इसमें आपातकाल की उद्घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। अब हम अपने अगले आर्टिकल की बात करें तो इसमें हमारा अगला आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाएगा 356। इसमें राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान यानी राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में है तो वह हो जाएगा 356 में। हमारे भाग 18 में जो अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है 360 और इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध किया है। तो इतना आप सभी को भाग 18 से अनुच्छेद याद रखना है।
अब दोस्तों हमारा जो अगला महत्वपूर्ण भाग है वह है भाग 20। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है, तो आप सभी को याद रखना है कि भाग 20 आर्टिकल 368 से संबंधित है। और दोस्तों भाग 20 की बात की जाए तो संविधान संशोधन का जिक्र भाग 20 और आर्टिकल 368 में किया गया है। दोस्तों हम बात करें 368 की, तो भारतीय संविधान में 368 आर्टिकल साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो आप सभी को याद रखना है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर क्लोज होता है और जो महत्वपूर्ण भाग थे इस वीडियो में मैंने आप सभी को कवर करा दिया है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो आप सभी से यहीं से पूछे जाएंगे, तो आप सभी को निश्चिंत रहना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।